Hello, my name is Udish Sharma and I'm from Medibar, and today we are discussing about the biochemistry, and in the biochemistry we have a new topic, brand new topic named as buffer. Buffer solution. Buffer का मतलब क्या होता है? Buffer is like mixture. Buffer का simple meaning होता है mixture. दो या दो से ज़्यादा चीज़, मिनिमम दो चीज़ चाहिए, मिक्सचर तभी बनेगा. तो इट इज़ जस्ट सिंपली वी नो इट अबाउट एज मिक्सचर. बफर मीन्स सिंपली मिक्सचर. किस चीज़ का मिक्सचर हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो पढ़ते हैं शुरुआत से. पहले आएगी डेफिनेशन बफर की. व्हाट इज बफर? इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स conjugate base which has capacity to prevent any change in pH when a moderate amount of acid or base is added. डेफिनेशन देख लिया. अब इससे क्या समझ में आया, आइए समझते हैं. बफर इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस का एक सिंपल मिक्सचर होता है जिसके पास एक कैपेसिटी है. क्या कैपेसिटी? अगर मान के चलो एक मॉडरेट अमाउंट, मॉडरेट का मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, इतने अमाउंट में अगर आप कोई भी एसिड या बेस डालते हैं इस मिक्सचर में, मिक्सचर किस चीज़ का, वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस, जिसे हमने नाम दिया है बफर, डालते हो तो उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे हम ब्लड बफर की बात करें, उसके अंदर हम स्लाइड एसिडिक या स्लाइड बेसिक पीएच वाली कोई सॉल्यूशन डालेंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्लड के अंदर बफर. ठीक है. बात करते हैं बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है बफर के टाइम पे. बफर जैसे जो बफर होता है एक्चुअल में, तो वो तीन तरीके होते हैं. तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है बात करते हैं. बॉडी के अंदर पीएच इज मेंटेन्ड बाय 3 सिस्टम. एक्चुअली सिस्टम बोलेंगे पर पहला होता है, बात करें तो बफर. ठीक है, बफर सिस्टम. दूसरे की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम. थर्ड की बात करें तो रीनल सिस्टम. इन तीनों की बात करें तो तीनों ही होम्योस्टेसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. क्यों? बफर जिसके बारे में भी पढ़ा, बफर सॉल्यूशन मेंटेन, ब्लड का पीएच मेंटेन रखेगा, स्लाइड एसिडिक या स्लाइड बेसिक चीज़ें भी आ जाए तो उसे मेंटेन रखेगा. रेस्पिरेशन सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसे मेंटेन रखेगा. रीनल सिस्टम, आपकी बॉडी में कितने कैसे फ्लूइड्स हैं, किस टाइप के फ्लूइड है, आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है नहीं. इसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं, इसको सेकेंड टाइप बोलते हैं, थर्ड टाइप. क्यों? सबसे पहले बफर विद इन सेकेंड्स काम करता है. बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इसको मिनट्स आर कभी कभी, वैसे मिनट्स में हो जाता है. रीनल की बात करें तो आवर्स टू डेज कभी कभी. बाकी सिंपल सी ये है, ये सेकंड्स में काम करता है, मिनट्स में, ये आवर्स में. बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ बफर. देखिए बफर भी अपनी बॉडी में कई तरीके का होता है. एक्चुअल में 4 तरीके का होता है. 4 कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. पहला होता है प्लाज्मा या फिर हम ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बफर भी बोलते हैं. ठीक है. वही में अगर दूसरे टाइप की बात आती है तो वो होता है RBC यानी रेड ब्लड सेल बफर. समझ में आ रही चीज़ें. वहीं तीसरी की बात करते हैं तो ये होता है इंटरस्टिशियल बफर. इंटरस्टिशियल यानी इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर जो होता है. उसके बाद लास्ट एंड फाइनल होता है इंट्रासेल्यूलर बफर. अभी इंट्रासेल्यूलर में अब तो कंफ्यूजन नहीं होती होगी ना, अब तो आप MBBS स्टूडेंट है, फिर भी अगर है तो बता देता हूँ. इंटर मीन्स होता है विद इन 2 और इंट्रा मीन्स होता है विद इन अ 1 सिंगल 1. एक ही के अंदर हो रहा है तो विद इन, और अगर 2 के भी अलग अलग चीज़ों में हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर. जैसे इंटर कॉलेज यानी 2 कॉलेज की भी, इंट्रा कॉलेज यानी कॉलेज के अंदर ही, तो इस हिसाब से दोनों फर्क होता है. तो इंट्रा सेलुलर है यहाँ पे. ठीक है ना.
उसके बाद बात करें तो यही एक चीज़ कई तरीक़ों से मेंटेन होती है, इसके अंदर भी कई तरीके के बफर होते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं कैसे। जैसे ये है, इसके अंदर सबसे पहले आता है बाई कार्बोनेट बफर, दूसरा भी है, तीसरा, यानी कि पहला इसके अंदर क्या है, बाई कार्बोनेट बफर। दूसरा कौन सा इसमें, प्लाज्मा बफर है, तो प्लाज्मा प्रोटीन ऑब्वियसली होगी, प्लाज्मा प्रोटीन बफर होगा। बाइकार्बोनेट बफर हुआ पहले, उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन बफर, तीसरा होगा फॉस्फेट बफर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आरबीसी बफर पे। आरबीसी में एज यूजुअल बाइकार्बोनेट, समझ पा रहे, पहला बाइकार्बोनेट, इसके अंदर भी पहला बाइकार्बोनेट ही होगा। वहीं दूसरी बात करते हैं, यहाँ होगा हीमोग्लोबिन बफर। हाँ, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जितने भी बफर लिखवा रहा हूँ 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा हमेशा सीक्वेंस, और इनके अंदर जो ABC या ABCD जो भी आने वाला है उसका सीक्वेंस भी एज इट इज़ ही रहेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इस सीक्वेंस को एज इट इज़ रखना है, आप इसके अंदर कोई भी इंटर कन्वर्जन चेंज जो भी होता है वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आपको एज इट इज़ ही रखना होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें तीसरा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बफर। ठीक है, वहीं डी वाला होता है इसके अंदर फॉस्फेट बफर। तो समझे, पहले वाले के अंदर 3 थे लेकिन दूसरे वाले के अंदर 4 है। उसके बाद आते हैं तीसरे पे, पहला एज यूजुअल यहाँ भी बाइकार्बोनेट, वहाँ भी बाइकार्बोनेट था, यहाँ भी बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, वही दूसरे नंबर पर बात करते हैं, यहाँ आता है प्रोटीन बफर। प्रोटीन कौन सी, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो प्रोटीन्स थी वो। वहीं सी की बात करते हैं, यहाँ आता है फॉस्फेट बफर। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट एंड फाइनल वन, अगला टॉपिक इंट्रासेलुलर बफर। इंट्रासेलुलर में आपके सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, पहला होता है प्रोटीन बफर। कौन सा होता है पहला, प्रोटीन बफर। दूसरा होता है फॉस्फेट, दूसरा आता है फॉस्फेट बफर। तीसरे नंबर पे आता है बाइकार्बोनेट बफर। एक चीज आपने नोटिस की, पहले में, दूसरे में और तीसरे में, तीनों में बाइकार्बोनेट बफर हमेशा नंबर 1 था। इंट्रासेलुलर में बाइकार्बोनेट बफर नीचे चला गया, फॉस्फेट ऊपर आ गया, जबकि इन तीनों के अंदर फॉस्फेट बफर नीचे था। ऐसा क्यों, असल में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है, वहीं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बाइकार्बोनेट कम होता है, बल्कि फॉस्फेट ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा ही काम आएगी। तो देखिए, अगला टॉपिक अपना बफरिंग कैपेसिटी, एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई बात नहीं। बफरिंग कैपेसिटी हम किसे कहते हैं समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इट इज सिंपली, इट इज द अमाउंट ऑफ acid or base which is referred to prevent unit change in the pH of buffer solution। क्या समझ में आया, बफरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। सिंपली ये अमाउंट ऑफ एसिड और बेस है जो कि रेफर्ड है प्रिवेंट यूनिट चेंज, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो कि यूनिट चेंज नहीं होने दे रहा है, यानी कि बफर को चेंज नहीं होने दे। हाईएस्ट वैल्यू कितनी, एसिड या बेस की, जो हम ऐड कर सकते हैं बफर के अंदर ताकि उसकी बफर कैपेसिटी चेंज ना हो। बफर कैपेसिटी इन द सेंस उसका जो पीएच है वो कभी भी चेंज ना हो। उसी जो हाईएस्ट वैल्यू है एसिड या बेस के अमाउंट की, उसी को हम बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी के बारे में अब बात करते हैं। बफरिंग कैपेसिटी हाईएस्ट कब होगी, बफरिंग कैपेसिटी is high when pH is equals to pK। एग्जामिनर का मोस्ट
फेवरेट क्वेश्चन। बफरिंग कैपेसिटी इज हाई व्हेन pH इज इक्वल्स टू pK। pH इज इक्वल्स टू pK कब होगा, यानी कि pH इक्वल्स टू हमने पढ़ा था हेंडरसन हेजरबर्ग की इक्वेशन में, लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। याद है कुछ? क्या पढ़ा था? pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। अगर मान के चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इक्वल्स टू एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कर देता हूं मैं, पूरी वैल्यू होगी 1, तो pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग 1 हो जाएगा। एंड एज यूजुअल हम अब तक जो सीखते आए हैं, log 1 इक्वल्स टू 0, तो pH इक्वल्स टू pK प्लस 0, तो क्या होगा? pH इक्वल्स टू pK, यानी कि बफरिंग कैपेसिटी हाईएस्ट कब है? जब pH इक्वल्स टू pK है। और pH इक्वल्स टू pK कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में, कान में, दिमाग में, हर जगह डाल लो। हर जगह का मतलब दिमाग और कान से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? ये जो है टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। वाइवा के अंदर क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है, और मे भी हो सकता है कि शायद रिटन में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 नंबर वाले आंसर्स में मे भी आ सकता है क्वेश्चन की चांसेस है। अपनी बॉडी में कुछ सारे बफर होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत आप पी के वैल्यू याद रख लें, जिसको बोलो बफरिंग कैपेसिटी। हो सकता है मे भी आपसे कोई पूछे या ना भी पूछे तो थोड़ा सा दिमाग में रहे। जैसे पहले हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट बफर। बाइकार्बोनेट बफर के पीके जो आता है होता है 6.1। दूसरा बात करते हैं फॉस्फेट बफर, जिसका पीके आता है 6.8, इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे आता है हीमोग्लोबिन बफर, जिसकी पीके वैल्यू आती है 7.8, समझे? फोर्थ नंबर पे आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बफर, जिसकी पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.8 आती है। चारों हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन बस इतना याद रखना कि हाँ चारों चीज़ें होती हैं, इतने इतने पीके की वैल्यू है। मे भी हो सकता है इसमें स्लाइड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जैसे 6.8 की जगह 6.9 हो, 6.7, लेकिन जो एवरेज वैल्यूज़ है वो यही रही, क्योंकि हर बुक का एक अलग हिसाब होता है, हर राइटर का एक अलग हिसाब होता है। कोई कोई ऊपर नीचे कर भी देता है, लेकिन आपको उस चीज़ पे ना ध्यान देते हुए एवरेज वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान देना है। मे भी आप मेरी वैल्यूज़ देखिए या किसी और बुक का जो भी आप रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन एवरेज वैल्यू देखना, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। तो देखिए, आइए आगे अपन चलते हैं और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट बफर। सिंपल सा टॉपिक, ज़्यादा माइंड पे नहीं लेना है, ठीक है? ये दो मैंने पोर्शंस किए हैं, एक्चुअल में यहाँ थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ एक चीज़, उसे मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो अभी कंप्लीट हो चुका है। एक तरफ है फॉस्फेट बफर, दूसरी तरफ है बाइकार्बोनेट बफर। सिंपली अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊं, तो फॉस्फेट बफर हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, यानी कि अगर मैं बात करूं ब्लड के अंदर पाया जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में, ये इंटरस्टिशियल स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द सेंस जो कि एक्स्ट्रा यानी कि बाहर की साइड जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फॉस्फेट बफर के अंदर ऑब्वियस सी बात है फॉस्फेट आयन होगा, बाइकार्बोनेट बफर के अंदर बाइकार्बोनेट आयन होगा, एज यूजुअल जो होता है। फॉस्फेट बफर जो है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन, यानी सेल के अंदर विद इन द सेल इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जो होती है 60 मिलीमोल पर लीटर। वही मैं बात करूँ बाइकार्बोनेट बफर की, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, 10 मिलीमोल पर लीटर इन द कंपैरिजन विद द फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, 2 मिलीमोल पर लीटर, लेकिन वही एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन होती है 27-28 मिलीमोल लीटर, किसकी? बाइकार्बोनेट बफर की। इंपॉर्टेंट इन ICF। क्यों ICF में इंपॉर्टेंट? क्योंकि ICF में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ICF के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ICF इन द सेंस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है ECF में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है। तो बाइकार्बोनेट बफर ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए बोले ज़रूरी चीज़ हो गई है, आदत बन गए हो तुम। स्ट्रॉन्ग बफर बट लो इन कॉन्सेंट्रेशन, याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग बफर होता है। क्यों होता है? इसकी पीके की वैल्यू कितनी पड़ी थी अपन ने? 6.1, लेकिन इसकी कितनी, सॉरी
6.8, लेकिन इसकी पीके की वैल्यू कितनी थी 6.1। वही बात करें डायरेक्टली लिंक अप विद द किडनी सिस्टम, ये किडनी के साथ अटैच होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जाता है ना, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी दोनों के साथ ही एक साथ अटैच है। देखने वाली बात है, बंदे में दम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ले रखा है किडनी, ये सिर्फ किडनी में। तो ये डिफरेंसेस है, रिटन के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, पढ़ना है अच्छी तरीके से। और भी डिफरेंसेस एक दो हो सकते हैं जो आपको अलग अलग रेफरेंसिव बुक्स में मिल सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट टेंटेटिव जिसको बोलते हैं, जो हर जगह चलेंगे, वो यही है जो मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दी, हो सकता है एक दो हो सकते हैं, मैं नोट्स के अंदर और ऐड ऑन कर दूंगा अगर मुझे मिलते हैं तो। बाकी अगर आपको कुछ और मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आइए देखते हैं, हमें सिंपली ना एक्चुअल में दो मैकेनिज्म्स हमें अच्छे से पढ़नी है। तो दो मैकेनिज्म है कौन सी? पहली है मैकेनिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन बफर, हीमोग्लोबिन में जो बफर है कैसे एडजस्ट होता है, कैसे मेंटेन रहता है। दूसरे में बात करें बाइकार्बोनेट बफर की। तो पहले हम ले रहे हैं हीमोग्लोबिन बफर। अब इसके अंदर दो केस बनेंगे। क्या केसेस हैं? पहला होगा अगर मान के चलो मैं हीमोग्लोबिन बफर के अंदर एसिड इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेसिक सी बात है कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा। दूसरा केस अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस डालता हूँ। तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। When strong acid is added, when strong acid is added into hemoglobin buffer, then basic buffer, बेसिक हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा एसिड के अगेंस्ट में आएगा बेसिक और बेस के अगेंस्ट में आएगा एसिडिक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन अगर बफर मेंटेन करें, हीमोग्लोबिन दो तरह की कंडीशन में, एक होगा एसिडिक, एक होगा बेसिक। क्यों? बफर का नाम ही क्या था? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी एसिड और बेस दोनों है, यानी हीमोग्लोबिन दोनों फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में भी बेसिक फॉर्म। व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड इनटू हीमोग्लोबिन बफर, देन बेसिक बफर रिएक्ट्स with the strong acid and releases H plus or proton from it and convert it into weak acid, thus decreases the fall of pH। सिंपल सा हमने क्या किया है यहाँ पे, when strong acid is added into the hemoglobin, एक हीमोग्लोबिन बफर था उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो बेसिक हीमोग्लोबिन आया, उसके साथ रिएक्शन की और जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसमें से H प्लस आयन को रिलीज करवा दिया। जैसे ही वो रिलीज हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो था अब वो कन्वर्ट हो गया वीक एसिड में। अब जैसे वीक एसिड में कन्वर्ट हो तो वीक एसिड का तो pH 7 के आसपास रहेगा, यानी कि बफर न्यूट्रल के आसपास आ गया। तो उसने क्या किया, एसिड आया, बेस डाला, रिएक्शन हुई, वीक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉल हो रहा था पीएच में जो गिरावट आने वाली थी उसको उसने डिक्रीज करवा दिया, यानी गिरावट को बचा लिया। समझे? सेम केस हमें बेस में देखना है, कैसे? आइए देखते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड into hemoglobin buffer, then acidic hemoglobin। पहले बेसिक आया था एसिड के लिए, अब बेस के लिए आएगा एसिडिक। हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट और weak base, thus decreases the rise of pH। दोनों केसेस में एक छोटा सा फर्क है। क्या? जब स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम डालते तो एस सिंपल एसिडिक हीमोग्लोबिन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या बना लेता है, या तो वाटर और सॉल्ट बना लेगा या फिर वो वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पीएच एकदम से बढ़ने वाला था क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल था मैकेनिज्म हीमोग्लोबिन बफर। बाइकार्बोनेट बफर में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर एक दो रिएक्शंस है जिसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है अपना, मैकेनिज्म ऑफ बाइकार्बोनेट बफर। तो अब देखिए हमारा सेकंड टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ बाइकार्बोनेट
एज इट इज सेम चलेगा। मान के चलो हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, व्हेन वी एडेड स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू बाइकार्बोनेट बफर, सिंपली हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला बाइकार्बोनेट बफर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वीक एसिड। सिंपल सी बात है, इतनी देर से हम यही कर रहे थे। अब इसकी एक छोटी सी रिएक्शन क्या है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज HCl, देन दिस इज NaHCO3, सोडियम है और बाइकार्बोनेट आयन है, दोनों मिक्सअप होके कंपाउंड बना है, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए सिंपल क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है, H2CO3, बाइकार्बोनिक एसिड, वीक एसिड, क्या डाला था स्ट्रॉन्ग एसिड, बन क्या गया वीक एसिड, यानी कि जो फॉल ऑफ पीएच था उसको मेंटेन कर लिया है। यही तो काम था बाइकार्बोनेट बफर का, जो फॉल किया है हमने पीएच में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के उसको कन्वर्ट करा दिया वीक एसिड में, जिससे फॉल ऑफ पीएच डिक्रीज हो चुका है। और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा NaCl। यही केस अब दूसरा देखते हैं, व्हेन वी एडेड स्ट्रॉन्ग बेस टू द bicarbonate buffer, then it is converted into either salt or weak base। अब याद रखिएगा बाइकार्बोनेट बफर में ये चीज़ है, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते तो मे भी हो सकता है कि उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया जा सके, और मे भी हो सकता है उसको वीक बेस में कन्वर्ट किया जा सके। एसिड के अंदर सिर्फ वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बेस के अंदर इधर सॉल्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और वीक बेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसकी भी एक छोटी सी रिएक्शन उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, उसके अंदर में अगर वीक एसिड कहाँ से आया, बफर से, बाइकार्बोनेट बफर, क्योंकि एक्चुअल बफर तो इसी का है ना ज़रा का ज़रा, तो यही है। अब इसके अंदर से हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ से हमें NaHCO3 प्लस H2 क्या किया, यहाँ से सिर्फ एक H2O निकाला, वाटर निकला, और ये क्या बना सॉल्ट। यानी कि हमने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग बेस आया था उसे हमने सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, कभी भी जब आप कंपाउंड की रिएक्शन करो तो अगर वाटर निकल रहा है तो साथ में सॉल्ट ही निकलेगा। 100% केसेस में ये चीज़ नहीं लागू होती, लेकिन हमारे केसेस में ज़्यादातर में यही लागू होती है कि हम बायोलॉजी वाले, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। मेडिकल साइंस में जो जितने भी केसेस आप देखो मेनली यही होगा, अगर वाटर साथ में बन रहा है तो ये सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी है ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेनली केसेस में यही होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके हमारी अगली वीडियो की तरफ, जो कि आपको नॉलेज की तरफ अग्रसर करेगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आपको अगर जो भी नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा, अगर आपको और भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना है तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो अप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो आप उसके अंदर DM भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।